एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स कंसेप्टिफाई। तो आज की वीडियो में हम क्लास 9th आईसीएसई के जितने भी फिजिक्स के फॉर्मूले हैं उसको कंप्लीट करेंगे। तो ये आपके लिए एक गाइड टाइप की हो सकती है, ठीक है, और आपको रिवीजन में भी हेल्प करेगी। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि 9th आईसीएसई के आप सारे फिजिक्स के फॉर्मूले एक ही वीडियो में रिवाइज कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने चैप्टर नंबर 1 से, दैट इज मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन। अब हम देखते हैं इसमें फिजिकल क्वांटिटी। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर हमें लिखनी है तो उस फिजिकल क्वांटिटी में दो पार्ट्स होते हैं, दो चीजें होती हैं। एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और एक यूनिट होगी उसकी। इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। जैसे कि ए और बी दो पॉइंट हैं, इनके बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं हम, कहेंगे तो क्या करें, 2 मीटर्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो 2 मीटर में 2 हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू और मीटर होगी इसकी यूनिट। ये दोनों क्या है, प्रोडक्ट में, यानी कि 2 × मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से हम फिजिकल क्वांटिटी लिखते हैं। अब क्या होता है, कुछ प्रीफिक्सेस हम लोग यूज करते हैं यूनिट्स के आगे। अब हमने मान लिया यूनिट डिफाइन कर दी मीटर। अब हमको बहुत सारी अलग अलग डिस्टेंसेस चाहिए, तो हम बार बार नई यूनिट लिखने के बजाय हम क्या करते हैं, उसी यूनिट के आगे कुछ प्रीफिक्सेस लगा देते हैं। उसको बड़ा भी कर सकते हैं प्रीफिक्स लगा के, उसको छोटा भी कर सकते हैं प्रीफिक्स लगा के। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रीफिक्सेस हैं जो हम यूज करते हैं किसी भी यूनिट को बड़ी बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल लेट से किलो है, तो अगर हम मीटर के आगे किलो लगा देते, किलो मतलब क्या है, 10⁻3। तो इसका मतलब किलोमीटर का मतलब 10⁻3 मीटर्स। इस तरीके से हम क्या करते हैं, प्रीफिक्स लगा के यूनिट को मैनिपुलेट कर लेते हैं। ऐसे स्मॉल यूनिट्स में डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, पीको, नैनो, ठीक है, ये कुछ यूनिट्स हो गई। लेकिन हम क्या करते हैं, कभी कभी कुछ स्पेशल यूनिट्स को भी डिफाइन करते हैं। जैसे कि लेंथ के हम कुछ स्पेशल यूनिट्स देख लेते हैं। जैसे अर्थ के और सन के बीच की डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या फिर एयू। तो 1 AU कितनी होती है, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर्स। ऐसे ही जो लाइट रे होगी वो एक साल में कितना ट्रैवल करेगी, उस डिस्टेंस को कहेंगे 1 लाइट ईयर, दैट इज 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर्स। ऐसे एक यूनिट होती है पारसेक, ये होती है 3.26 लाइट ईयर्स के इक्वल। ऐसे एक स्मॉल यूनिट भी होती है एंगस्ट्रॉम, 10⁻−10 मीटर्स के इक्वल। ऐसी और भी बहुत सी यूनिट्स होती हैं, बट हमने ये कुछ स्पेशल यूनिट्स देख ली। ऐसी टाइम की कुछ देख लेते हैं। जैसे 10 ईयर्स को एक डेकेड बोलते हैं, 100 ईयर्स को एक सेंचुरी बोलते हैं, 1000 ईयर्स को एक मिलेनियम बोलते हैं। ऐसी बहुत सी होती है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपनी मेजरिंग डिवाइसेस पे, ठीक है। लेंथ की मेजरिंग में दो डिवाइसेस हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं फॉर प्रिसाइज कैलकुलेशंस या प्रिसाइज मेजरमेंट्स। पहली है वर्नियर कैलिपर। ये किसके ऊपर बेस्ड है, बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ वर्नियर, वर्नियर के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होती है ये। इसमें क्या होता है, दो स्केल्स होते हैं, एक होता है मेन स्केल, एक होता है वर्नियर स्केल। तो लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, मेन स्केल डिवीजन से 1 मेन स्केल डिवीजन वैल्यू माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, इसको कर लेते हैं माइनस कर देते हैं तो हमको लीस्ट काउंट मिल जाता है। दूसरा एक तरीका ये है कि 1 मेन स्केल डिवीजन को हमने कितने से डिवाइड कर दिया है, नंबर ऑफ वर्नियर डिवीजन से। लेट से हमारे पास एक मेन स्केल है जिसकी लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर, ठीक है, और जो वर्नियर स्केल है उसके ऊपर 10 मार्किंग्स है, ठीक है। तो हम लीस्ट काउंट कैसे डिफाइन करेंगे, 1/10, दैट इज 0.1 मिलीमीटर्स। ऑब्जर्व लेंथ, ऑब्जर्व लेंथ का मतलब होता है कि हमको कितनी लेंथ ऑब्जर्व हो रही है उसमें स्केल पे देखने पे। ये होती है मेन स्केल की रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। अगर हमारे पास कोई जीरो एरर आ रहा है, ठीक है, यानी कि जब हम जीरो पे अलाइन कर रहे थे तो हमारा जीरो एग्जैक्टली वर्नियर का और मेन स्केल का अलाइन नहीं हो रहा था, उस केस में क्या होगा, हम जो भी ऑब्जर्व रीडिंग होगी उसमें से जीरो एरर को माइनस कर देंगे और इसको साइन के साथ लेंगे। अगर नेगेटिव जीरो एरर है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, अगर पॉजिटिव जीरो एरर है तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो हमको जीरो एरर को साइन के साथ लिखना है। फिर आते हैं स्क्रू गेज पे। ये किसके ऊपर बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्रू। कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्रू का मतलब क्या, कि अगर हम टर्न करेंगे तो वो लीनियरली डिस्प्लेस होगा, ठीक है, लीनियरली मूव करेगा। इसका लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, पिच ऑफ स्क्रू डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। पिच ऑफ स्क्रू क्या होता है, ये होता है मतलब एक कंप्लीट टर्न पे कितना लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसको हम बोलते हैं पिच ऑफ स्क्रू। ऑब्जर्व लेंथ सेम इसके केस में भी मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। करेक्ट लेंथ कितनी है, यह हो जाएगी ऑब्जर्व लेंथ माइनस जीरो एरर। फिर आते हैं अपने पेंडुलम के ऊपर। पेंडुलम में फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की यूनिट क्या हो जाएगी, सेकेंड्स हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या हो जाएगी, हर्ट्ज हो जाएगी। साइंटिस्ट के नेम के ऊपर रखा गया। टाइम पीरियड कितना होता है, टाइम पीरियड हो जाएगा
2 पाई अंडर रूट L अपॉन G, जहाँ पे L क्या है, L है लेंथ ऑफ द पेंडुलम। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, चैप्टर नंबर 2, दैट इज मोशन इन वन डायमेंशन। स्केलर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया होता है, जैसे कि हम बात करते हैं डिस्टेंस की, हम बात करते हैं स्पीड की, ठीक है, ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी। ऐसी वेक्टर क्वांटिटी क्या है, वो क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि वेलोसिटी। स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस की मीटर, टाइम की सेकंड, मीटर पर सेकंड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, यानी कि किसी भी इंस्टेंट पे जो उस टाइम पे किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड होगी ना, किसी गिवन इंस्टेंट पे, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन शॉर्ट टाइम, है ना, बहुत थोड़े से टाइम के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, इसी को बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। लेकिन अगर मान लीजिए पूरा डिस्टेंस ट्रैवल करके आ रहा है, लेट्स से एक ऑब्जेक्ट है, ए से बी गया किसी गिवन स्पीड पे, ठीक है, बी से सी गया किसी अलग स्पीड पे, ठीक है, तो हम पूरा ए से सी तक के क्या करेंगे, एक एवरेज स्पीड को डिफाइन करेंगे। कैसे करेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। वेलोसिटी क्या होती है, ये होती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी, यूनिट वही होगी मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि कितनी तेजी से हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब ये कौन सी वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब चेंज नहीं हो रही है। अब हम ग्राफ पे कैसे पता करते हैं, इसके लिए मैंने एक प्रॉपर यूट्यूब पे एक वीडियो बना रखी है, तो आप फिजिक्स कंसेप्टिफाई चैनल पे जाइएगा, उस पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी, डीवीए ट्रिक है, ठीक है। इसमें मैंने ये ट्रिक बताई है कि कैसे भी किसी भी ग्राफ से आसानी से हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ से वेलोसिटी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। आगे देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल यू प्लस ए टी, सेकेंड एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इज v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। अब आते हैं अपने चैप्टर नंबर 3 पे, दैट इज लॉज ऑफ मोशन। लीनियर मोमेंटम कैसे डिफाइन होता है, मास इनटू वेलोसिटी करके, मास की यूनिट केजी, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, तो इसकी यूनिट क्या हो गई, केजी मीटर पर सेकंड। चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास इनटू इनिशियल फाइनल मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। अगर मास सेम है तो कॉमन ले लेंगे, ऐसे लिख सकते हैं। फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि ये जो चेंज ऑफ मोमेंटम हो रहा है ये कितने टाइम में हो रहा है, इसी को बोलते हैं फोर्स, यानी कि चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। इसको हम मास इनटू एक्सेलरेशन भी लिख सकते हैं। यूनिट क्या होती है फोर्स की, न्यूटन। सीजीएस में हम देखें तो क्या होती है, डायन। 1 न्यूटन कितने के बराबर होती है, 10⁵ डायन के बराबर। अब अगर यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है, इनके बीच की डिस्टेंस r है, तो इनके बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल पुल लगाएंगे ये दोनों एक दूसरे पे, ये होता है F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। जी क्या है, इसमें यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 होती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, किसी भी प्लैनेट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे एम क्या है, मास ऑफ द प्लैनेट, आर क्या है, रेडियस ऑफ द प्लैनेट। अर्थ के केस में जी की वैल्यू निकल के आती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैलकुलेशंस के लिए हम लोग 10 भी लेके चलते हैं, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए। अब इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हमें लिखनी है फ्री फॉल में, तो हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन को माइनस जी से रिप्लेस कर देंगे। माइनस जी क्यों, क्योंकि जी जो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड, और हमको पता है एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो साइन के साथ लिखना पड़ेगा। ऊपर वाली डायरेक्शन को हम प्लस लेते हैं, नीचे वाली डायरेक्शन को माइनस लेते हैं। वेट क्या होता है, वेट होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेट भी एक तरीके का फोर्स है, इसलिए यूनिट क्या होगी, न्यूटन होगी। 1 kg फोर्स को क्या लिखते हैं, 9.8 न्यूटन के बराबर, और 1 ग्राम फोर्स किसके बराबर होता है, 980 डायन के इक्वल होता है। चैप्टर नंबर 4 पे आते हैं, प्रेशर इन फ्लूइड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सबसे पहले देखते हैं थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या होता है, द फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस, फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस को बोलते हैं थ्रस्ट। यानी कि अगर कोई ये सरफेस है, ठीक है, इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, इस फोर्स को हम बोलेंगे थ्रस्ट।
क्लियर है? प्रेशर कैसे निकालते हैं? थ्रस्ट को एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा प्रेशर, यानी कि थ्रस्ट पर यूनिट एरिया यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर कितने के बराबर होता है? 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल को हम लोग बोलते हैं 1 एटमॉस्फेयर, यानी कि ये होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लेंथ, यानी कि मान लेते हैं रो डेंसिटी थी लिक्विड की, इसमें अगर हम एच डेप्थ तक के गए हैं तो यहाँ पे प्रेशर कितना होगा? प्रेशर कितना हो जाएगा? रो जी एच के बराबर। ठीक है। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है? टोटल प्रेशर कह सकते हैं, यानी कि ये क्या होगा? अच्छा आप ध्यान दिए, यहाँ ऊपर एटमॉस्फेयर भी तो है, इस एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना होगा? पी नॉट। तो टोटल प्रेशर हम क्या कहेंगे? ये हो जाएगा एटमॉस्फेरिक का प्रेशर प्लस लिक्विड में जितना नीचे गए उसका प्रेशर, यानी कि पी नॉट प्लस रो जी एच जो होगा, ये हो जाएगा हमारा टोटल प्रेशर। ठीक है। एब्सोल्यूट प्रेशर भी बोल सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन्स देखते हैं, यानी कि देखिए ऐसे यूज करते हैं, एक क्लोज्ड कंटेनर कंटूर लेंगे, एक तरफ से फोर्स लगाएंगे तो ये क्या करेगा? दूसरी तरफ इसका इफेक्ट फील होगा। छोटा एरिया होगा एक तरफ बड़ा एरिया। अब अगर हम लोग देखें तो हमें पता है लिक्विड का प्रेशर हर जगह सेम होता है, यानी कि यहाँ और यहाँ लिक्विड का प्रेशर सेम है। तो अगर हम प्रेशर को इक्वेट करें तो ये हो जाएगा F1/A1 इज इक्वल्स टू F2/A2। ठीक है। तो अगर हमको रीअरेंज करें तो हमें क्या मिलेगा? F2/F1 बराबर A2/A1। इस तरीके इसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोलिक मशीन प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है। तो पास्कल लॉ के बेसिस पे हमने निकाला है। कौन से लॉ के बेसिस पे? पास्कल लॉ। चैप्टर नंबर 5, अब थ्रस्ट इन फ्लूइड्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड फ्लोटेशन। अब आते हैं हम लोग सबसे पहले बायंड फोर्स पे। बायंड फोर्स क्या होता है? फोर्स जो किसी भी लिक्विड किसी भी बॉडी पे मतलब एक्सर्ट हो रहा होता है जब उसको हम किसी भी एक लिक्विड के अंदर इमर्स करके रखते हैं। ठीक है। मान लिया अगर हमने इसको फुली इमर्स कर दिया तो टोटल बायंड फोर्स जो क्रिएट होगा ये अपवर्ड डायरेक्शन में क्रिएट होगा, और इसको हम एफ बी से डोनेट कर रहे हैं। अगर ये बायंड फोर्स के वेट से ज़्यादा ये उसकी इक्वल हो जाता है तो बॉडी क्या करने लगेगी? फ्लोट करने लगेगी। अगर ज़्यादा होता है तो पार्शियली इमर्स रहेगी, लेकिन अगर इक्वल होता है तो फुल्ली इमर्स रहेगी। ऐसे ही अगर बायंड फोर्स वेट से कम हो जाता है तो बॉडी क्या कर जाएगी? सिंक कर जाएगी। अब थ्रस्ट क्या होता है, या अब थ्रस्ट कितना होता है? ये होता है वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, यानी कि अगर जैसे मैंने इसको इंसर्ट करा है यहाँ पे, तो इसको इंसर्ट करने के बाद इतना ही अमाउंट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस भी हो गया होगा, इतना अमाउंट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस हो गया होगा, तभी तो ये मतलब जो भी मटेरियल ये अंदर गया है। ठीक है। तो ये जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है इसका वेट जितना होगा ना, उतना ही बॉयंट फोर्स ये ऑब्जेक्ट फील करेगा। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इसको हम कैसे लिख सकते हैं? V इंटू रो इंटू जी। ये कहाँ से आया? वेट कैसे निकालते हैं? M इंटू जी। और मास कैसे लिख सकते हैं? हमको पता है डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो वहां से हमने लिख दिया मास इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो ये आ गया V रो जी। हम डेंसिटी के बेसिस पे ये बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट सिंक करेगा या फ्लोट करेगा। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम है तो क्या करेगा? पार्शियली सबमर्ज जाएगा। ठीक है, फ्लोट करेगा बट पार्शियली सबमर्ज जाएगा। अगर इक्वल है तो उस केस में फ्लोट करेगा, साथ ही साथ पूरी तरह से इमर्स भी रहेगा। अगर डेंसिटी ज़्यादा है ऑब्जेक्ट की लिक्विड से तो क्या कर जाएगा? सिंक कर जाएगा। डेंसिटी कैसे निकालते हैं? अभी हमने देखा मास अपॉन वॉल्यूम। मास की यूनिट केजी, वॉल्यूम की मीटर क्यूब, दैट इज डेंसिटी की यूनिट हो गई केजी पर मीटर क्यूब। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको अलग अलग फॉर्मूलों से भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं। ये कुछ फॉर्मूले हैं, इसी का वेरिएशन है। ठीक है। उसके बाद आते हैं अपने चैप्टर नंबर 6 पे, दैट इज हीट एंड एनर्जी। इसमें एक ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ध्यान रखना है, केल्विन और सेल्सियस के बीच में। टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल 273 प्लस टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। अगर हमसे कह दिया लेट से 27 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में बताइए, तो हम क्या करेंगे? यही फॉर्मूला यूज करेंगे। केल्विन में कितना हो जाएगा? 273 प्लस डिग्री सेल्सियस ऐड कर देंगे, यानी कि 300 केल्विन। 10% लॉ क्या कहता है? ये कहता है कि किसी भी ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जब एनर्जी ट्रांसमिट होती है तो क्या होता है? सिर्फ 10% ऑफ एनर्जी ट्रांसमिट होती है। लेट से फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे 1000 जूल्स एनर्जी थी, तो जो इसको अगला ट्रॉफिक लेवल होगा जिसको खाएगा
है ना, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल वाले को, उसके पास कितनी एनर्जी जाएगी, सिर्फ 100 जूल जाएगी। इसके बाद अगला ट्रॉफिक लेवल के पास जब ये एनर्जी जाएगी तो कितनी जाएगी, सिर्फ 10 जूल जाएगी। इस तरीके से क्या करता है, 10% लॉ काम करता है। आते हैं अपने चैप्टर नंबर 7 पे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये डायग्राम है, आपको दिख रहा होगा कि अगर इंसिडेंट लाइट आके हिट करेगी तो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट बैक बैक हो जाएगी। साथ ही साथ ये जो नॉर्मल के साथ एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, ये कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये वाला एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ध्यान रखना है, कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मान लेते हैं, लेकिन ये नहीं होता है, ध्यान रखना है। प्लेन मिरर के केस में कुछ फॉर्मूले ध्यान रखिए, न्यूमेरिकल में आपको बहुत हेल्प करेंगे। अगर स्पीड ऑफ इमेज आपको निकालनी है लेट से, और आपको दे रखी है ऑब्जेक्ट की स्पीड, तो स्पीड ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट की स्पीड के ही इक्वल हो जाएगी। लेकिन अब सेकंड केस में मान लिया आपको स्पीड ऑफ इमेज निकालना है और आपको दे रखी है क्वेश्चन में स्पीड ऑफ मिरर, तो उस केस में स्पीड ऑफ इमेज कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स स्पीड ऑफ मिरर। अगर आपको क्वेश्चन में स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट भी दे रखी है और स्पीड ऑफ मिरर भी दे रखा है, यानी कि ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है और मिरर भी मूव कर रहा है, तो उस केस में इमेज की स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस 2 टाइम्स स्पीड ऑफ मिरर। दोनों को जोड़ देंगे, जो टोटल आएगी स्पीड, यही हमारी स्पीड ऑफ इमेज रहेगी। अब मान लेते हैं अगर दो मिरर रखे हुए हैं, दोनों इंक्लाइंड हैं एट एन एंगल ऑफ थीटा, तब उसमें कैसे फाइंड करेंगे कि नंबर ऑफ इमेजेस कैसे बनेंगी। सबसे पहले हम निकालेंगे एन। एन कैसे निकालते हैं, 360/थीटा करके। अगर एन की वैल्यू ऑड आ जाती है, ठीक है, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो जाएंगी, एन हो जाएंगी। ऑब्जेक्ट अगर सिमेट्रिकली प्लेस का मतलब लेट से ये है सिमेट्री, एंगल बाइसेक्टर। अगर हमने एसिमेट्रिकली प्लेस कर दिया, ऐसे प्लेस कर दिया या ऐसे प्लेस कर दिया, तो इस केस में क्या है, ये एसिमेट्रिक है। इस केस में क्या होगी, एन जो निकल के आया यही नंबर ऑफ इमेजेस होंगी। लेकिन अगर मान लिए ऐसा नहीं हो रहा है, वेट अ सेकंड, अगर ऐसा नहीं हो रहा है और आपने क्या करा, ऑब्जेक्ट को एकदम सिमेट्रिकली प्लेस कर दिया, ठीक है, तो क्या होता है, दो इमेजेस आपस में ओवरलैप हो जाती हैं, जिस वजह से एक इमेज कम हो जाती है। तो हमको टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी मिलती हैं, n-1 मिलती है। अब मान लीजिए ये थी n की वैल्यू इवन आई होती, तब हमको सिमेट्रिक या एसिमेट्रिक देखने की कोई जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट कहेंगे कि n-1 नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होंगे। ठीक है, अगर दो मिरर्स को हम पैरेलली रख दें, तब नंबर ऑफ इमेजेस कितनी फॉर्म होंगी, इट विल बी इनफिनाइट। कर्व्ड मिरर्स की बात करें, दो टाइप के होते हैं, इनवर्ट कर्व रहेगा तो कॉनकेव बोलेंगे, आउटवर्ट कर्व रहेगा तो कॉन्वेक्स बोलेंगे। ठीक है, ये क्या कर रहा है, देखिए एक पॉइंट पे सारी लाइट्स को कन्वर्ज कर रहा है, सारी लाइट को, इसलिए कन्वर्जिंग बोलते हैं। इसको देखिए ये डाइवर्ज कर दे रहा है रिफ्लेक्शन के बाद सारी लाइट्स को, इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, सॉरी डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। मिरर फॉर्मूला सबसे पहले ये ध्यान रखिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये होता है 2 टाइम्स फोकल लेंथ के। क्या होता है, फोकल लेंथ का डबल। यानी कि अगर मान लें किसी एक इमेजिनरी स्फीयर का पार्ट है, तो इसका जो सेंटर होगा इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ से ये डिस्टेंस जो होगी ये हो जाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होती है, 2 टाइम्स फोकल लेंथ की। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u, जिसमें f क्या है फोकल लेंथ, v क्या है पोजीशन ऑफ इमेज, u क्या है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा, इसको साइन के साथ लिखेंगे। मिरर के लेफ्ट की डिस्टेंस है तो नेगेटिव, मिरर के राइट की डिस्टेंस है तो पॉजिटिव। मैग्निफिकेशन कैसे लिखते हैं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको -v/u भी लिख सकते हैं। चैप्टर नंबर 8 हमारा प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव्स। फ्रीक्वेंसी हमको पता है 1/टाइम पीरियड। अगर हमें वेलोसिटी ऑफ वेव निकालनी है तो ये होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव मल्टीप्लाइड बाई वेवलेंथ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम इस सिंबल से दिखाते हैं, ये सिंबल कहलाता है लैम्डा। किसी भी मीडियम में मान लेते हैं हम हैं, और उसमें इलास्टिक मॉड्यूलस है उसका ई, डेंसिटी है रो, और रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ये है गामा। तो इस केस में वेलोसिटी उस मीडियम में क्या हो जाएगी, वेलोसिटी इक्वल टू अंडर रूट गामा ई अपॉन रो। देखिए अब हमारे जो ईयर्स होते हैं, नॉर्मल ह्यूमंस जो होते हैं, ये साउंड को किस रेंज में सुन सकते हैं, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज। 20,000 हेड, अगर हम प्रीफिक्स वाला कॉन्सेप्ट अपना ध्यान करें
तो हम 10⁻³ को किलो भी लिख सकते हैं, तो हम क्या सकते हैं 20 किलो हर्ट्ज, यानी कि 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच की रेंज की जितनी भी साउंड होगी ना, इसको हम सुन पाएंगे, ह्यूमन सुन पाएंगे। इससे कम फ्रीक्वेंसी की जो साउंड होती है उनको बोलते हैं इंफ्रासोनिक, इससे ज़्यादा की जो साउंड होती है उनको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक दोनों ही ऑडिबल नहीं होती हैं ह्यूमन बींग्स को। सिर्फ 20 से 20 किलो हर्ट्ज के बीच की जो वॉइस होती है या फ्रीक्वेंसी की जो साउंड होती है वो ऑडिबल होती है। चैप्टर नंबर 9 पे आते हैं हम अपने, करंट इलेक्ट्रिसिटी। टोटल चार्ज कहीं पे भी कितना होगा, n इंटू ई के बराबर होगा। n क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ई इज द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज पॉसिबल विच इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। यूनिट क्या होती है चार्ज की, कूलम्ब होती है। कैपिटल सी से रिप्रेजेंट भी करते हैं इसको। करंट क्या होता है, नंबर ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम। तो नंबर ऑफ चार्ज कितने पास हो रहे हैं, एन इंटू ई डिवाइडेड बाई टाइम। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी हमारी, एम्पियर होती है, और ये कैसी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी कि क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज को अगर हम किसी गिवन पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पे लेके जा रहे हैं, तो जो वर्क करा जाएगा डिवाइडेड बाई तो जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज होगा, इसका रेशियो जो होता है ये हमको पोटेंशियल डिफरेंस देता है, और ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। ओम्स लॉ कहता है कि V इक्वल टू आई आर, यानी कि अगर किसी आर रेजिस्टेंस, आर क्या है रेजिस्टेंस, अगर अगर हम आर रेजिस्टेंस लेते हैं, इसके अक्रॉस अगर हम V अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, और इसमें से इसकी वजह से करंट क्या होता है, I अमाउंट ऑफ करंट पास होता है, तो V जो होगा वो I इंटू आर के बराबर होता है। ये होगा ओम्स लॉ। चैप्टर 10 मैग्नेटिज्म, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है क्योंकि ये पूरा थ्योरेटिकली बेस्ड चैप्टर है। ओके, तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी, तो उस टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर लिए, तो कोई भी पीडीएफ जो होगी वो आपको वहाँ पे अवेलेबल करा दी जाएगी। साथ ही आप इंस्टाग्राम हैंडल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट होगी तो आपको मिल जाएगी। बाकी आई होप आपको यहाँ तक के समझ में आया होगा। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए स्टडी हार्ड।